हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का संयोजन। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था सेल क्या होता है और सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और सेल के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। इन सारे पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की ज़रूरत होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। तो देखो, अलग अलग सर्किट्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है 10 वोल्ट की। बट हमारे पास कोई 10 वोल्ट का बैटरी या सेल नहीं है, बट हमारे पास 2 वोल्ट के बहुत सारे सेल हैं। तो हम उन सेलों का संयोजन करके, उन सेलों का कॉम्बिनेशन बना करके हम 10 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास सेल ऐसा है जो कि हमको एफिशिएंटली उतना करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो हम सेलों को संयोजित करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट को भी गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए सेलों को हम लोग कंबाइन करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज और करंट को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें सेलों के संयोजन के, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की हम लोग बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो दो तरीके से सेलों का संयोजन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन्हीं दोनों को मिला करके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही दोनों टॉपिक को देखेंगे। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इसको बोलते हैं श्रेणी संयोजन एंड सेकेंड इज समांतर संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी संयोजन को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल में दो टर्मिनल होते हैं। देखो, अगर एक सेल का बेसिक हम लोग सिंबल बनाएं तो सेल का सिंबल इस तरीके से होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे सेल्स हैं जिनको कि हमें सीरीज में कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, अगले सेल के फिर नेगेटिव टर्मिनल को उसके अगले के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते जाते हैं। जैसे चलो एक सेल ए हो गया, इसका मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो कर दिया, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक दूसरा सेल हम लोग यहाँ पे लिया, दूसरा सेल, और दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड सेल। यहाँ पे तीसरा सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे सेल को ले करके इस तरीके से इसका हम लोग ग्रुपिंग किए। ये है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दिस इज E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3। उसी तरीके से n सेल को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसका हो जाएगा En एंड हो जाएगा Rn। ठीक है, अब इस सारे सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कैसे कनेक्ट है, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव से, ऐसे जब कनेक्ट होता है तो इस तरीके की ग्रुपिंग को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम एक लोड से कनेक्ट कर दें, लोड मीन्स एक रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज R। ओके,
तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी और करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो हमको फाइंड करना है कि देखो इतने सारे सेल्स को न लगा करके अगर हम इन सभी का एक इफेक्टिव सेल लगाए जिसका कि इफेक्ट वही हो जो कि इन सभी का इफेक्ट इस रेजिस्टेंस पे है, तो दैट सेल इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर इसका इक्विवेलेंट सेल हम लोग बनाए तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल हो जाएगा और यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे सेम लोड रेजिस्टेंस लगेगा तो सेम करंट फ्लो होगी, करंट आई, इस तरीके से। एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज ई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालें, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, देखो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 EN, एन सेल कनेक्ट है तो EN हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस RN। ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया इन सबका अलजेब्रिक सम और ये हो गया आर इक्विवेलेंट इन सबका अलजेब्रिक सम। अब लोड रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल लगा हुआ है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आई हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट प्लस दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इन सभी के कारण क्या होगा, इसमें करंट आई फ्लो होगा। अगर यहाँ पे सबके अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 EN अपॉन R प्लस आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN। ठीक है, अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि जितने भी सेल्स लगे हुए हैं, जितने भी सेल लगे हुए हैं सारे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सबका ईएमएफ इक्वल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में करंट आई क्या हो जाएगा, अगर सबका ईएमएफ आइडेंटिकल हो जाए और सबके ईएमएफ को मैं ई कंसीडर कर लेता हूं और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को आर कंसीडर कर लेता हूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस ई इन टर्म तक, एन टर्म, और नीचे क्या हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टर्म तक, तो इसका सम क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, इस कंडीशन में इतना करंट फ्लो होगा। अब देखो यहां पे दो कंडीशन बनता है, दो कंडीशन कौन कौन सा बनता है, फर्स्ट कंडीशन है इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एन आर को निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर। ठीक, तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी कि अगर हमको देखो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में मैक्सिमम ईएमएफ हमको मिल रहा है और मिनिमम रेजिस्टेंस इंसर्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा।
तो जब भी किसी भी सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को अगर हम सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा, हमें यह केयर करना होगा कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस से हमेशा कम हो। उसी कंडीशन में हमको मैक्सिमम करंट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और इसी को देखते हुए हमें सेलों का सीरीज संयोजन करना चाहिए। क्लियर है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ एन आर इज मच मच ग्रेटर देन आर, अगर एन आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस इक्वेशन में आर निगलेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पे करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, यानी कि क्या हो गया, एन से एन कैंसिल, ई अपॉन आर। इस केस में क्या देख रहे हो कि एक सेल के बराबर ही हमको करंट मिल रहा है। ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और आर क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक सेल से मिलने वाला करंट। तो हमको फिर इतने सारे सेल्स को कनेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। जब हमको एक ही सेल के बराबर, एक ही सेल के इक्विवेलेंट में करंट मिल रहा है तो इतने सारे कॉम्बिनेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए सेल का यह संयोजन नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो जब भी सेलों का सीरीज संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो हमें यह केयर करना होगा, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस से हमेशा कम हो, तभी हम मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सेलों का सीरीज संयोजन करते हैं और सीरीज संयोजन में ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलों का समांतर संयोजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, जैसे हम लोग रजिस्टर के केस में पढ़े थे कि एक सारे स्टार्टिंग टर्मिनल को एक साथ में और सभी एंडिंग टर्मिनल को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। देखो, अगर बहुत सारे सेल हैं, दिस इज, देखो एक सेल ए हो गया, सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है, और तीसरा E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3। इस तरीके से हमको अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम ले लेते हैं, और हम ऐसे कर लेते हैं EN RN। ठीक है, सबके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ में कनेक्ट कर देंगे और सबके नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें और हम ऐसे बना देते हैं कि इसके बीच में और सारे ब्रांचेज हैं, और इसको हम एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से एक लोड रेजिस्टेंस से एक स्विच के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि पैरेलल में जितने भी, देखो दो कंडीशन बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि सारे सेल आइडेंटिकल हो, यानी कि सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, और दूसरा क्या होता है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ अलग अलग हो। तो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ई आर ई आर ई आर, यानी कि एन तक कनेक्ट है तो क्या होगा, ई आर, यानी कि एन सेल, यहां से क्या है, एन सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो दिस इज लोड रेजिस्टेंस आर, और यहां से करंट फ्लो होगा आई, और इस तरीके से सर्किट में करंट आई फ्लो होगा। ठीक, तो इस सर्किट का हमको क्या निकालना है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, सबसे पहले ईएमएफ देखते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई होगा। क्यों ई होगा, क्योंकि सारे सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज ईएमएफ क्या हो गया, ई हो गया। और इक्विवेलेंट
इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 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 1/r एन टर्म तक। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड है और सारे इक्वल है। तो पैरेलल हम लोग जानते हैं जब भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एन टर्म तक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n/r, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/r। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/n। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया r/n और इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया E। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, E इक्विवेलेंट का वैल्यू है E, और R प्लस R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, R/n। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, n ऊपर चला जाएगा, NE/R प्लस NR। दिस इज द करंट इन दिस इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब देखो करंट का वैल्यू कितना हो गया, I इज इक्वल टू NE/R प्लस NR। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगा, इसमें दो कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन नंबर वन क्या है, इफ R इज मच लेस देन NR, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ से R निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि NR के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा NE/NR इज इक्वल टू E/R। तो देख रहे हो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, हमको एक सेल के बराबर ही, एक सेल के इक्विवेलेंट ही करंट हमको मिल रहा है। तो फिर इतना सारा कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या निकला, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जब सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए तो उस केस में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेकेंड वाला केस से क्लियर हो जाएगा। देखो सेकेंड वाला केस में हम लोग क्या देखेंगे, इफ R इज मच ग्रेटर देन NR। इस केस में क्या होगा, इस केस में NR निगलेक्ट हो जाएगा तो I हो जाएगा I इज इक्वल टू NE/R। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमम करंट इस कंडीशन में हमको फाइंड होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, n सेल लगे हैं तो n टाइम्स हो जाएगा, और सर्किट में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो इस कंडीशन में हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस, दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। तो जब सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए तो उस केस में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तब हमको मैक्सिमम करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, और अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम है तो उस केस में हमको करंट एक सेल के बराबर मिलेगी, जो कि हमारे कॉम्बिनेशन करने का कोई भी फायदा नहीं शो करता है। आई होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से सेलों का हम लोग सीरीज और समांतर संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। आई होप दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।